जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम हिंदी व्याकरण के तहत उच्चारण और वर्तनी की शुद्धियों और शुद्धियों पर बात कर रहे हैं और इस क्रम में ये आपके सामने चौथा वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हम स्वर संबंधी जो त्रुटियां हैं क्रमशः उन्हें, चाहे छोटा बड़ा ई और बड़ी ई से संबंधित हमने गलतियों को गिनाया है कि कहाँ पे हम लिखने में गलतियां करते हैं या उनको जब सामने वो उच्चारित करते हैं तो गलतियां करते हैं, तो वो हम सुधार करें तो काफ़ी हद तक हमारी हिंदी जो है वो बोलने में भी समृद्ध होगी और साथ ही लेखन में भी हम समृद्ध होंगे। अब यहाँ पे इसी तरीके से छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा में भी हम गलती करते हैं। हम ये नहीं कहते कि बोलने में हम सब गलती नहीं करते, क्यों? क्योंकि जहाँ से हमारी पढ़ाई हुई होती है ना, तो बहुत सारे, जैसे हमने बोला कि हमारे यहाँ पे तीनों शाम समानता एक ही जैसा प्रयोग कर देते हैं, इसमें भी कि मैं भी कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे टोका नहीं गया। लेकिन जैसे ही हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होते हैं कि स्कॉलर होते हैं साहित्य के, तब हमें लगता है कि नहीं, तालव्य मूर्धन्य दंत या कहाँ पे कौन से स्वर का प्रयोग करना है, कहाँ पे क्या गलतियां हैं, उन पे बहुत बारीकी से ध्यान देना। क्योंकि अगर हम त्रुटि करते हैं तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि माफी योग्य नहीं है। अदर स्टूडेंट करे बियॉन्ड हिंदी के तो ठीक है, बट हिंदी के ही विद्यार्थी स्कॉलर हो हिंदी के तो नहीं है, कुछ हम में नहीं है। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कभी हम जो है त्रुटि कहाँ पे करते हैं। जैसे मात्रात्मक त्रुटि में हमसे ये त्रुटि होता है, ऊ और बड़ा ऊ, इसमें गलती करते हैं। नूपुर पायल के लिए प्रयोग में आता है और इसके लिए जब हम इसे प्रयोग में लाते हैं, आपको क्लियर दिखना चाहिए, तो हम कुछ इसी तरीके से कलर यूज करते हैं। हाँ, तो देखिए जब हम समानता इसको पायल के लिए प्रयोग में करते हैं तो हमसे क्या त्रुटि हो जाता है। यहाँ पे कहाँ पे हमें बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है, कहाँ छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो नूपुर जो है ये सही नहीं है। नूपुर में हमें ये ध्यान रखना है कि बड़ा ऊ की मात्रा वो कहाँ लगेगा और छोटे ऊ की मात्रा वो कहाँ लगेगा। इसी तरीके से रुई, रुई का प्रयोग कॉटन के लिए जो होता है। अब देखिए अगर कहीं पे भी इस तरीके से है तो ये रुई गलत है। सही कौन सा है? इस तरीके से अगर आप रुई लिख रहे हैं तो ये सही है। तो ध्यान रखिए ये वाला सही नहीं है। सुई, सुई, सुई के लिए भी कौन सी ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है, छोटे ऊ की कि बड़े ऊ की, तो ये ध्यान रखना है। सुई इस तरीके से लिखा जाएगा। उधम, उधम शोरगुल के लिए भी कहते हैं उधम मचाना, तो उधम इस तरीके से होगा, उधम ये सही है लिखने में। इसी तरीके से उत्थान पतन, ये चीजें देखते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं, फ्लो में उत्थान ऐसे लिख देते हैं, जबकि उत्थान लिखने का सही तरीका ये है। ठीक है। और जो था है ये भी नहीं कि पूरी आप डंडी ऐसे सीधो रेखा खींच दो, वो भी गलत है। ये है तरीका। इसी तरीके से कुआं, कुआं बोलते हैं धुआं, कुआं, तो कुआं में ये चीज हमें ध्यान रखना है कि कुआं ये जो है ना, ये कुआं ये सही है। इसी तरीके से तूफान, तूफान जब लिखते हैं तो तूफान में हमें क्या करना है, तूफान में बड़ा ऊ छोटा ऊ की मात्रा कौन सा प्रयोग करना है ये ध्यान रखना है। तूफान। दोबारा, तो दोबारा लिखने में ये दोबारा गलत है, दोबारा लिखना है तो ये है दोबारा लिखने का तरीका। दूसरा, दूसरा भी लिखते हैं, नॉर्मली ये सब यूज में लाते हैं और गलती करते हैं, तो ये अच्छा में है दूसरा। धुआं, अब देखिए अनुस्वार अनुनासिक पे तो हम बाद में बात करेंगे विस्तार से। अभी के लिए आपको ये देखना है कि जब हम ये लिखते हैं तो धुआं इस तरीके से सही है। ठीक है, अगर सिर्फ एक बिंदी लगाते तो ये सही नहीं है। सूरज का प्रयोग करें तो सूरज इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसी तरीके से सिंदूर, सिंदूर ये है सिंदूर लिखने का तरीका। वधु, वर वधु के लिए तो वधु जो है इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से हम ऊ और बड़ा ऊ दोनों की मात्राओं का अच्छे से प्रयोग करें तो ये गलतियां नहीं होंगी। और इतना ही नहीं, रा के साथ भी देखें तो छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा लगाने में अशुद्धि करते हैं। जैसे हम जब ये लिखते हैं कि गुरु के संबंध में कि क्या गुरु सही है, तो हम ऐसे लिखते हैं अगर ये, तो ये सही नहीं है गुरु। अगर आपको गुरु लिखना है तो सही कैसे लिखेंगे, ये है लिखने का तरीका गुरु का, ये नहीं करना है। ठीक है,
इसमें हम गलती कर देते हैं। तो रा के साथ अगर ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा को लगा रहे हैं, उसमें जो अशुद्धि कर रहे हैं, तो हमें उन अशुद्धियों पे भी ध्यान देना है कि कौन सा सही है, गलत नहीं करना है। पुरुष, तो पुरुष अगर लिखेंगे तो पुरुष कैसे, ये है पुरुष लिखने का तरीका सही। जरूरत, जरूरत ऐसे क्या होता है कि जरूरत अगर हम लिखते हैं जल्दी में तो समझ नहीं पाते और ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब जरूरत लिखिए तो ये ध्यान रखिए, जरूरत। रूप ऐसे लिखेंगे तो गलत है, और रूप लिखना है तो ये है। तो जैसे गुरु लिखना है तो फिर क्या करना, कहाँ पे आपको छोटा ऊ बड़ा ऊ का मात्रा का प्रयोग करना है, ये देखना है। रूठ लिखना है, रूठना जैसे होता है तो रूठ। रुपया, रुपया कौन सा सही है, ये वाला रुपया सही है, नहीं सही है। रुपया लिखना है तो ये रुपया सही है, ये है रुपया का सही। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये चीज़ें हमें गलती नहीं करनी, अवॉइड करना है ऐसी चीज़ें। और बहुत से ऐसे हैं जिनमें हर्ष की मात्रा का ध्यान रहे तो ये शुद्ध रूप में है। दीर्घ भी होता है, हर्ष में होता है, यानी छोटा में। हर्ष में यदि देखें तो छोटे में आपको कौन कौन से हैं, तो जैसे बहुत सारे अभी इसमें हैं। जैसे आप लिखते हैं आयु, तो आयु तो हमें देखना है कि हाँ हर्ष उ की मात्रा का प्रयोग करना है, सही रहे। अगर अभी दीर्घ मात्रा का, तो हम जैसे आंसू लिखते हैं, आंसू, तो आंसू लिखते समय हमें ये देखना है कि दीर्घ ऊ का प्रयोग करना है। आंसू है, आलू लिख रहे हैं, आलू, उसमें भी यही चीज़ है। उर्दू लिख रहे हैं तो उर्दू में भी आप देखिए दीर्घ ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है। ऊ मात्रा है, नहीं दीर्घ मात्रा ही वो हुआ। चाकू है, तंबाकू है, बहू है, बाबू है, लट्टू है। अच्छा, कहीं कहीं हलंत वाला भी है, तो अभी तो नहीं, हम हलंत वाला भी बताएंगे कि वहाँ पे कैसा आपको लिखना है, कौन सा सही है। मान लीजिए लिखना है आपको पुरुषोत्तम, ठीक है। अब पुरुषोत्तम में आपको देखना है कि छोटा ऊ के प्रयोग करना है कि बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है, तो पुरुषोत्तम ये नहीं करना है, पुरुषोत्तम। बंधु, बंधु में आपको छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है, बंधु। बहुत, बिंदु, बाहु, भिक्षु, मुकुंद, शंभु, शत्रु। शत्रु में भी आप देखिए तो यही प्रयोग करेंगे, शत्रु, छोटा ऊ यानी हर्स्व। और दीर्घ कहाँ करेंगे, जैसे हमें लिखना है शुरू, तो शुरू कैसे लिखेंगे, शुरू में दीर्घ। अब देखिए यहाँ पे तालव्य के साथ ये प्रयोग में, और आपने लिखना है शुरू, शुरू, ये सही है। स्वयंभू, चमू, ये सभी। तो इसमें भी आप देखते हैं कि बहुत सारे टर्म आगे आते हैं जिनको आपको सही सही प्रयोग में लाना है। तो इसी तरीके से निम्नलिखित में से हर अशुद्ध की मात्रा को किस तरीके से शुद्ध रूप में लिखा जाए, अगर आप इन त्रुटियों से बचते हैं तो आपकी जो शब्द शुद्धि समस्या है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। कुछ और भी हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि आपको हर टर्म बता दें जिनसे जो है थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहें कि ये जो करवा रहे हैं ये कितना ज़्यादा आपके लिए सहायक सिद्ध हो रहा है। और अगर बाय द वे हम कुछ बताने में गलती कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बेहिचक करिए, क्योंकि हम भी आपके ही साथ एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि आप बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बात रखेंगे। देखिए जैसे ये है, कुछ टर्म हम लोग प्रयोग में बहुत ज़्यादा लाते हैं, जैसे अनुग्रहित, है ना। तो हमें ये देखना है कि अनुग्रहित किस तरीके से लिखेंगे। अनुग्रहित, ये सही है अनुग्रहित में, है ना। अनुग्रहित जब है तो इस तरीके से सही है, थोड़ा इसको पतला कर लिया। अनुग्रहित। आदृत, तो हम लोग जब आदृत लिखते हैं ना तो आदृत लिखने का तरीका ये सही है, आदृत। त्रिकोण, एक होता है उऋण, किसी से उऋण होना, तो उऋण जो है इस तरीके से लिखेंगे, उऋण। दृष्टा, दृष्टा में हम लोग ये जो है ना ये गलत है, अगर ऐसे कहीं दृष्टा लिखा गलत है, दृष्टा को आप सही बोलिए, ये है दृष्टा, ये इस तरीके से दृष्टा, ये सही है। दृष्टा अगर बोलेंगे दृष्टा लिखेंगे भी, जो बोलेंगे वही लिखेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें यही होता है कि उच्चारण और वर्तनी में अगर हमारी उच्चारण में समस्या नहीं है तो हम लिखेंगे गलत नहीं, ये चीज़ है। जैसे हम लोग लिखते हैं विस्मृत, तो विस्मृत में अगर कहीं पे विस्मृत अगर बोल दिया आपने
तो अगर आपको नहीं आइडिया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जबकि अगर विस्मृत बोलते हैं सही तो विस्मृत सही वाला ये है। संग्रहित, संग्रहित में ऐसे भी लिख देते हैं लोग, है ना, नहीं पता है ऐसे भी। जबकि सही क्या है, सही ये है संग्रहित, संग्रहित। अब जब हमने गृहित बोला तो गृहित ही लिखा, संग्रहित बोलते तो इस तरीके से भी लिख सकते, लेकिन जब हम संग्रहित बोल रहे हैं तो हम सही लिख रहे हैं। वृत्तांत, वृत्तांत, अगर वृत्तांत बोला जा रहा है तो वृत्तांत ऐसे ही लिखा जाएगा ना, वृत्तांत। पृथक, पृथक नहीं पृथक, तो पृथक का प्रयोग करेंगे तो पृथक किस तरीके से लिखेंगे, ये है पृथक, ये ध्यान रखिएगा। और हमेशा मैंने आपको ये बताया, ये इतना मैं स्पेस दे रही हूँ क्यों, ये भी हम गलती कर देते हैं। हम ऐसे अगर लिख दिए पृथक, ऐसे कर दिए पूरी शिरोरेखा तो गलत है। हमेशा ध्यान रखिए, पृथक आपको लिखना है तो एक तो हलंत भी सही होना चाहिए, ये हो गया। लेकिन ये आप देखिए था जो निकला है ना ये, तो इसको भी ध्यान रखना, वो भी गलती नहीं करनी है। श्रृंगार, श्रृंगार में गलती नहीं करना है, श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब ऐसा ना करिए कि ऐसे मिला दीजिए, गलत हो गया, कभी भी ऐसे नहीं करना है। आपको ये देखना है कि श्रृंगार में पूरे पे आपके शिरोरेखा होगा, लेकिन श्री पे यहाँ पे नहीं होगा। पैतृक, पैतृक, तो ये सारी चीजें जो है कृत्रिम है, क्रिया है, पैतृक है। ब्रिज, ब्रिज नहीं होता है, ब्रज होता है, ब्रज, ब्रिटिश, भ्रष्टाचार, मातृभूमि। तो ये कुछ चीजें हैं। अब हम जो है कुछ प्रीवियस के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि साथ में आपको क्वेश्चन भी कराते चल रहे हैं, ताकि जो है आपको एक आइडिया लगता रहे कि हाँ किस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं, हमें गलती नहीं करना है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है। संयुक्त वाक्य को पहचानने की वक्त, वो कह रहे हैं कि वह वक्त बीत जाता है पर बहुत बात याद आती रहती है। यदि वक्त बीत जाता है पर याद आती रहती है, मतलब आपको ये एक सेंटेंस दिया गया और इसमें से ये बताना है कि आपको संयुक्त वाक्य को पहचानना है। तो वक्त बीत जाता है पर बात याद रहती है, क्या वो यहाँ आ गया, मैंने खाना नहीं खाया, कृपया शांति बनाए रखें। हमें संयुक्त वाक्य को देखना है। हमने संयुक्त वाक्य आपको और दूसरी चीज मिश्र वाक्य समझाया, विधेय उद्देश्य भी समझाया। तो संयुक्त वाक्य जोड़ने के संबंध में क्या है, संयुक्त वाक्य होता है जिसे वो वक्त बीत जाता है पर पर बात याद रहती है। इसमें दो उपवाक्य हैं, एक बात याद रहती है, एक वक्त, वक्त बीत गया बात भी याद है, लेकिन दोनों को जोड़ने का काम किया, दोनों अपने आप में प्रधान है। तो जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य यानी बात याद करना, वक्त बीत जाना, दोनों अलग अलग है। एवं सभी उपवाक्य प्रधान है, बात याद रखना भी प्रधान, वक्त बीत जाना भी है, उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचाना। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हमने देखा था कि जिसके संबंध में कहा जाए, मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा, तो किसका भाई है, शिवम, तो मेरा भाई शिवम विदेश जाएगा, तो मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा, तो बात किसके लिए कही गई है, किसका भाई जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि किसके संबंध में, उपयुक्त वाक्य में मेरा भाई शिवम, यानी भाई शिवम के बारे में बात हो रही है, क्योंकि शिवम के विषय में बात कही जा रही है। जिसके विषय में कुछ कहा जाएगा वो उद्देश्य होगा, और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्यों को पहचानना है। बच्चा जिस कक्षा में है प्रसन्न है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, वह अच्छे स्कूल में पढ़ा, वह स्कूल उसके घर के पास था, मैं बहुत थक गया हूँ। तो संयुक्त वाक्य को पहचानना है, वे अच्छे स्कूल में पढ़ा और वह उसके घर के पास था। तो दोनों चीजें ना संयुक्त वाक्य में, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक होने चाहिए, लेकिन अपने आप में इंडिपेंडेंट होने चाहिए उपवाक्य, किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो, जैसे संयुक्त वाक्य होंगे, जैसे समुच्चय में कि इसलिए, और, या, किंतु, परंतु, फिर, योजक शब्दों के साथ जुड़ा हो। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनना। उद्देश्य, आजकल कोई भी किसी का भी काम करने को तैयार है, कोई भी किसी का भी काम करने को तैयार है। अब यहाँ पे देखिए कि काम करने को तैयार है तो ठीक है, लेकिन कोई भी किसी का भी, तो इसका मतलब यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य क्या है, उपयुक्त वाक्य में आजकल कोई भी उद्देश्य होगा। वाक्य का शेष भाग तो विधेय है। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात कही जाती है, तथा विधेय वो होता है जो कुछ कहा जाता है। कहा क्या जा रहा है,
कहा जा रहा है कि किसी का भी काम करने को तैयार है, लेकिन किसके लिए? कोई भी, किसी के लिए भी। तो यहाँ पे कोई भी है। निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताना। संज्ञा उपवाक्य पहचाना है कौन सा है। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, पता होना चाहिए इसके लिए। और इसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता। उपयुक्त वाक्य में उसे कुछ भी नहीं पता संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है, क्योंकि यह प्रधान उपवाक्य है। उसने कहा कि का पूरक बनकर सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। उसने, वह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करे उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। वह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य, यानी उसने कहा कि मुख्य उपवाक्य है, मुख्य उपवाक्य की संज्ञा कारक के रूप में सहायता करे उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य रूप नहीं है। 2 टोकरी कचरा फेंक दिया, कूड़ा करकट रह जाता, मेरे पास इतना कम समय है, उनके उच्चारण ठीक नहीं है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, उनके उच्चारण ठीक नहीं है। शुद्ध वाक्य रूप नहीं, उसका शुद्ध वाक्य रूप है उनका उच्चारण ठीक नहीं है। उनका उच्चारण ठीक नहीं है। निम्नलिखित में से सही शब्द रूप है परिणति, परिणति, परिणति और परिणति। अब देखिए इसमें हमें ऐसी ही गलतियां हम करते हैं कि कहाँ पे क्या लगाना है, छोटी बड़ी की मात्रा का प्रयोग कहाँ करना है। अब पहले आप खुद सोचिए इसमें कौन सा सही होगा। परिणति, 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 परिणति। अब ऐसे में हम लोग गलत करते हैं, शब्द रूप में जैसा बोलेंगे वैसी ही गलतियां होती हैं। तो यहाँ पे परिणति, परिणति में भी ये देखिए कि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा लगेगा। तो परिणति सही शब्द रूप है। इसका अर्थ होता है परिणति मतलब परिणाम अथवा किसी कार्य के दूसरे रूप में या परिणाम में परिवर्तित होने की क्रिया। तो देखिए अगर हम छोटी ई की मात्रा के बजाय बड़ी ई की मात्रा का अगर यहाँ प्रयोग कर दे रहे हैं, यही तो है। अगर हम यहाँ पे अगर जिस तरीके से अगर छोटी ई की मात्रा की जगह हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कर दे रहे हैं तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है परिणाम का। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे परिणाम कैसे होगा, परिणति किस तरीके से लिखा जाएगा, ये हमें ध्यान रखना। ये है परिणति छोटी ई की मात्रा के साथ। वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। वाक्य के संबंध में क्या है, अनुपयुक्त कथन है। कौन से अनुपयुक्त कथन है? वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। वाक्य के मुख्य 2 अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रोफेसर में आया है 2020 में, असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो अनुपयुक्त कथन क्या है वाक्य के संबंध में? वाक्य के मुख्य 2 अवयव होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। ध्यान रखिए वाक्य के 2 मुख्य अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जा रहा है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के हैं, सब सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए विधेय क्या होता है। विधि किसी के बारे में कुछ बताया जाता है तो वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को विधेय कहते हैं। शेष विकल्पों के अन्य कथन सही है। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अवयव हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। उद्देश्य क्या है? अनुराग और सचिन। तो जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो उद्देश्य है। इन वाक्यों में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जिसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे
वाक्य में उद्देश्य के बारे में यानी सचिन और अनुराग के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अनुराग खेलता है, इस वाक्य में खेलना विधेय है क्योंकि अनुराग उद्देश्य हो गया और अनुराग के बारे में बताया जा रहा है अनुराग कर क्या रहा है, खेल रहा है, तो विधेय क्या हुआ, जो कुछ कहा जा रहा है कि वो क्या कर रहा है। बाकी तो तीन भेद होते ही हैं रचना के आधार पे, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य। संयुक्त जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो, योजक में और, यौम, तथा, या, अतः, फिर भी, तो, किंतु, परंतु आदि से जुड़े हो। मिश्रित या मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौड़ उपवाक्य हो तथा जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जब, तब आदि से मिश्रित मिले जुले उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौड़, जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जब, तब से जुड़े हो। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, संबंध बोधक, संकेतार्थक, आज्ञार्थक, संदेह सूचक। तो अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार कौन सा नहीं है, संबंध बोधक, संकेतार्थक, आज्ञार्थक, संदेह सूचक। तो अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार इनमें कौन सा नहीं है, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक वाक्य का प्रकार नहीं है, संबंध बोधक। शेष विकल्प अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार है। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद है, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक। वाक्य में निम्नलिखित 6 तत्व अनिवार्य है, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। ये 6 तत्व वाक्य में जरूरी होते हैं। तुमने जो है यहाँ पे आज इतना क्लास करने के बाद क्वेश्चन भी कर लिया। अब मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा होगा और आप कोशिश करिएगा कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।